So बच्चों, today we'll be studying about crystal field splitting. Crystal field splitting theory. Crystal field splitting theory. देखो प्यारे बच्चों, बेसिकली आपने डी ब्लॉक में मेरे से पढ़ा कि कलर जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, दैट इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन. ठीक, तो ये डी टू डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, उसकी वजह से कलर कैसे आता है, पर डी टू डी ट्रांजिशन हो कैसे सकती है, उसको समझना हमारे लिए जरूरी है. इससे पहले कि अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझें कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होती है, हमें यह पता है कि हमारे पास 5 तरह के डी ऑर्बिटल होते हैं. वो 5 डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उसकी शेप कैसी होती है, एक बार दोबारा रिमाइंड करते हैं. +1 में हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार दोबारा इसको रिमाइंड करते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होनी है. तो देखो बेटे, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं. पहला ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं डी जेड स्क्वायर. जैसे ये मेरी कोऑर्डिनेशन एक्सिस है बेटा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और अदर ये एक्स एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है. क्लियर जी? अब देखो बेटे, अगर मैं डी जेड स्क्वायर की बात करता हूं तो डी जेड स्क्वायर का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग जेड एक्सिस. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग जेड एक्सिस. और आपको याद होगा कि डी ऑर्बिटल की डी जेड स्क्वायर की शेप कुछ इस तरह की है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, दैट इज अलोंग दिस जेड एक्सिस, एज वेल एज देयर इज कॉलर ऑफ डेंसिटी अराउंड दिस. इसके अराउंड एक कॉलर ऑफ डेंसिटी होता है. और इसको बेटे हम लोग क्या बोला करते थे, डी जेड स्क्वायर बेबी सूदर शेप बोल देते थे, या फिर इसको हम क्या बोलते थे, डोनट शेप. डी जेड स्क्वायर की शेप ऐसी होती है. ठीक, इसी तरह से बेटे दूसरी शेप हमारे पास होती है. अगर हम एक और ऑर्बिटल लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस. ठीक है जी. नाउ द नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हियर इज अलोंग दिस वाई एक्सिस एंड अलोंग दिस एक्स एक्सिस. यानी नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is along y-axis and z and x-axis. बेटा इस ऑर्बिटल का हम क्या नाम दिया करते थे बेटा? ठीक, टेल मी, इस ऑर्बिटल का क्या नाम दिया करते थे बच्चों? सो ये y-axis, ये x-axis, ये z-axis. क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज अलोंग x एंड y, तो हमने इसका नाम दिया था dx स्क्वायर टू y स्क्वायर. ठीक, dx स्क्वायर टू y स्क्वायर. ठीक, ये हमारे पास दूसरा ऑर्बिटल था. फिर 3 और ऑर्बिटल होते थे बेटा. वो 3 ऑर्बिटल किस तरह के होते थे बेटा? ये एक, मैं पहले तीनों एक्सिस बना लेता हूं. ठीक, देखो बेटे, सबसे पहले जब हम डिस्कस करें, मान लो आपकी प्रोबेबिलिटी यहां पर ऐसी है, ये y है, ये x है, ये z है. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द प्लेन ऑफ x एंड z, इन बिटवीन द प्लेन ऑफ x एंड z, x और z जो है इसके प्लेन में प्रोबेबिलिटी हमारे पास है, तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या दिया जाता था बेटा? डी एक्स जेड. गॉट इट और नॉट? ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अगर y और z के बीच में होती थी, दिस इज y और z के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन थी बेटा. अगर इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी तो इसको क्या बोलते थे? डी वाई जेड. इजंट इट? y और z के बीच में प्रोबेबिलिटी थी. सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी हमारी x और y प्लेन में है, माइंड इट, दिस इज नॉट अलोंग द एक्सिस, दिस इज नॉट अलोंग द एक्सिस, z एक्सिस आगे को कर रही है, मैं इसी प्लेन में बात कर रहा हूं. अगर हमारी प्रोबेबिलिटी जो हो
वो देखो बेटा, यहां है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये z x एक्सिस है, xy प्लेन में है। xy प्लेन में है तो इसको हम बोल देते थे dxy। तो ये जो दो ऑर्बिटल होते थे dz स्क्वायर और ये, they were found along the axis, along the axis, isn't it? ध्यान से देखिए, क्या ये along the axis है कि नहीं है? Probabilities are along the axis or not? और जब हम इसकी बात करते थे, ये सारे के सारे, इनकी प्रोबेबिलिटीज इन बिटवीन द एक्सिस होती है, इनकी प्रोबेबिलिटीज इन बिटवीन द एक्सिस होती है, इन बिटवीन द एक्सिस। कहने का मतलब जिसको हम बोल सकते हैं इन अ प्लेन, क्या बोल सकते हैं? इन प्लेन्स। तो ये 5 डी ऑर्बिटल को ध्यान में रखना है। इसमें दो डी ऑर्बिटल्स कौन कौन से? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स के टू वाई स्क्वायर, इनकी प्रोबेबिलिटी अलोंग द एक्सिस है, और बाकी 3 जो है इनकी प्रोबेबिलिटी इन द प्लेन्स है, यानी इन बिटवीन द एक्सिस है। ठीक, अब हम अपनी थ्योरी शुरू करते हैं। बोलो बेटा, ये क्लियर है? रिमाइंड हो गया ये सारा का सारा, पिछले साल हमने पढ़ा है। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये कहता है कि हमारे पास होता क्या है कि मेटल और लाइगेंड के बीच की जो इंटरेक्शन है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्या बोलता है? कि मेटल और लाइगेंड के बीच की इंटरेक्शन, ठीक, इंटरेक्शन जो है मेटल लाइगेंड की इंटरेक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इंटरेक्शन यानी जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में हमारे पास ये फोर्सेस रहती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इंटरेक्शन इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें आपका जो मेटल होता है, आपका जो मेटल होता है ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर होता है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर, और जो लाइगेंड होते हैं, लाइगेंड आर कंसिडर्ड एज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि लाइगेंड ने बेटे आपको इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाला नेगेटिव चार्ज सेंटर होगा और इलेक्ट्रॉन लेने वाला पॉजिटिव चार्ज सेंटर होगा। बोलो यहां तक क्लियर है? बोलता जब लाइगेंड आते हैं टूवर्ड्स व्हाट यू कैन से डी ऑर्बिटल्स, लाइगेंड जब इलेक्ट्रॉन देने के लिए डी ऑर्बिटल की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं, अगर उनका डिस्टेंस, सभी लाइगेंड जो आ रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो, तो वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में आएंगे, तो सभी ऑर्बिटल्स को इक्वल रिपल्शन मिलेगी। देखो बेटा, ऑर्बिटल्स देमसेल्फ आर अ नेगेटिव चार्ज सेंटर्स। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल आप अच्छे से जानते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक तरह से वो नेगेटिव चार्ज सेंटर हुआ ना भाई, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज सेंटर ना, तो हम एक तरह का नेगेटिव चार्ज सेंटर इसको मान के चलते हैं। तो अगर एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड, या बोले जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब कि सारी जगह से, जैसे स्फेरिकली सारी जगह से लाइगेंड आ रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो एक सिमेट्रिकल फील्ड हो गई। तो अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में लाइगेंड आते हैं तो हमें पता है डी ऑर्बिटल पांचों के पांचों जो होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है कि नहीं? डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स और नॉट? जैसे डी ऑर्बिटल्स, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक, इसमें से हमारे पास कौन कौन से वाले हैं बेटा? डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर है, और आगे डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है। ठीक है ना? बट इन सब की एनर्जी क्या है? सेम है कि नहीं? इन सब की एनर्जी हमारे पास सेम होती है। सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या कहा करते हैं बेटा? सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को डी जेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, डी जेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। बट व्हेनेवर लाइगेंड्स अप्रोच देम, और अगर मान लो उनके बीच का डिस्टेंस बराबर हो, तो सभी ऑर्बिटल्स को बराबर रिपल्शन मिलेगी कि नहीं? और रिपल्शन मिलने से एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? तो रिपल्शन मिलने से एनर्जी बढ़ जाती है, और जब एनर्जी बढ़ती है तो
तो हमारे पास ऑर्बिटल्स कुछ ज्यादा एनर्जी वाले हो जाएंगे, बिकॉज यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाइगेंड्स के बीच का डिस्टेंस बराबर है. सो दिस इज अ स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड. स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड. सिमेट्रिकल फील्ड. ऐसे केस में सभी को रिपल्शन बराबर मिलनी चाहिए, ठीक. और सभी फिर भी कैसे रहने चाहिए? ऑर्बिटल. ऑर्बिटल स्टिल आर डीजेनरेट. ऑर्बिटल स्टिल आर डीजेनरेट. तो ये स्टिल अभी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. लेकिन बेटे एक्चुअली जब लाइगेंड आते हैं उनके बीच का डिस्टेंस एक्चुअली बराबर नहीं होता, ठीक. या बोले किसी किसी एक्सिस पे लाइगेंड आते हैं, किसी किसी पे नहीं भी आते हैं. उसके हिसाब से किसी ऑर्बिटल को ज्यादा रिपल्शन मिलती है, किसी ऑर्बिटल को कम रिपल्शन मिलती है. बट बेटा यहां पे एक रूल लगता है, बारी सेंटर रूल. क्या लगता है? बारी सेंटर रूल. ये जो एनर्जी है हमारे पास, इसकी जो एनर्जी है, ठीक, ये जो स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में आने चाहिए थे, इसकी एनर्जी को, यानी इस पर्टिकुलर को हम बारी सेंटर बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? बारी सेंटर, ठीक. हमारी एवरेज एनर्जी इतनी ही रहनी चाहिए. बट अकॉर्डिंगली अगर ऑर्बिटल अलग अलग जगह पे आते हैं और अलग अलग ऑर्बिटल को अलग रिपल्शन मिलती है, तो किसी की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और किसी की एनर्जी कम हो जाएगी. उसके हिसाब से इस ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, यानी दे विल नो लॉन्गर बी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड दे विल स्प्लिट अप इनटू द पार्ट्स. और उसी स्प्लिटिंग को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं. समझ में आई? यानी जब लाइगेंड अप्रोच टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, उनकी जो फील्ड है वो सेंट्रल एटम की फील्ड के साथ इंटरैक्ट करती है. अगर बेटा वो सारे इक्वल डिस्टेंस पे आते तो सभी को एनर्जी बराबर मिलती, सभी बराबर एक्साइट होते. लेकिन ऐसा नहीं होता है. लाइगेंड किसी किसी एक्सिस के अराउंड आते, कभी नहीं भी आते हैं. और आपको पता है 2 ऑर्बिटल कैसे अलोंग द एक्सिस और बाकी 3 कैसे हैं इन बिटवीन द एक्सिस. तो क्या उनको सेम रिपल्शन मिलेगी? सेम रिपल्शन ना मिलने की वजह से किसी को रिपल्शन ज्यादा, किसी को रिपल्शन कम, तो किसी की एनर्जी ज्यादा, किसी की एनर्जी कम, तो इनकी डीजेनरेसी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. अब ये कैसे होती है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? तो हमें एग्जाम्पल लेके चलना है. तो चलिए आगे चलते हैं. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड. क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in octahedral field. Now, when I talk about octahedral field, can I have a pen, please? Thank you. देखो बेटे, अगर मैं एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करूं तो क्या ऑक्टाहेड्रल फील्ड इस तरह की दिखाई देगी? ऑक्टाहेड्रल यही होता है ना भाई, क्यों जी? ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या? जिसके वर्टिसेस 6 हो लेकिन फेस क्या हो? 8. ये एक यहां से लाइगेंड आएगा, एक इस एक्सिस के लॉन्ग 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 आएगा, है ना? तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड हुई ना भाई, ठीक है. इसके हेड्रल का मतलब होता है फेसेस. फेस कितने बनेंगे? 8. कैसे? एक फेस इसको जोड़ोगे इन 3 चीजों को तो एक फेस यूं बनेगा, क्लियर. फिर इन 3 चीजों को जोड़ोगे एक फेस यूं बनेगा, फिर ये पीछे से 3 को जोड़ोगे एक फेस यूं बनेगा, फिर ये पीछे से इन 3 को जोड़ोगे तो एक फेस यूं बनेगा. जैसे मंदिर की चोटी होती है ना बेटा, उसके 4 यूं होते हैं ना बेटा, ठीक उसी तरह से 4 ऊपर फेस होंगे, 4 नीचे फेस होंगे, तो टोटल फेस कितने हुए? 8. टोटल फेस कितने हुए? 8. गॉट इट? तो इसलिए इसको नाम क्या दिया? ऑक्टाहेड्रल. बट माइंड इट, ऑक्टाहेड्रल में अगर मैं ऐसे बना के चलता हूं तो समझ लीजिएगा कि लाइगेंड विल अप्रोच टुवर्ड सेंट्रल एटम अलोंग द एक्सिस. क्यों जी? ये एक्सिस ही है ना, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज x axis and this is z axis.
सो अगर हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करते हैं तो इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ligand approach towards central atom along the axis. Ligands approach towards the central atom, towards the central metal along the axis, तो अलोंग द एक्सिस जो होते हैं वो लाइगेंड जो है अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे पास पहले डी ऑर्बिटल्स थे बिफोर द लाइगेंड्स वर अप्रोचिंग, दे ऑल हैड सेम एनर्जी। ठीक, अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती है तो लाइगेंड्स जब इसके पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल अप्रोच करते तो इसमें हमारे पास इस तरह से इनकी एक्साइटेशन होनी थी भाई, क्लियर। और इसके बराबर एनर्जी को क्या बोला आपको, क्या कहा, बारी सेंटर, गॉट इट और नॉट। बट जैसे कि आपने पढ़ा कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लाइगेंड एक्चुअली अप्रोच अलोंग द एक्सिस। अब बेटा जो दो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस थे वो कौन कौन से थे, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर। अब अलोंग द एक्सिस उनको तो रिपल्शन ज्यादा मिलेगी, जब उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी उनकी एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जो दो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस थे उनकी एनर्जी बढ़ी और वो ऊपर चले गए। ये दो कौन से थे बताएं, एक तो था डी जेड स्क्वायर, दूसरा डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, ये ऊपर चले गए, है ना बेटा, क्लियर। इन दोनों को हम एक स्पेक्ट्रोकेमिकल टर्म ईजी से डिफाइन करते हैं, कहते हैं ईजी ऑर्बिटल हो गए। कौन से हो गए, ईजी, ठीक, ये ईजी ऑर्बिटल हो गए। अब अकॉर्डिंग टू बारी सेंटर रूल एनर्जी तो उतनी रहनी चाहिए। बारी सेंटर रूल कहता है कि एनर्जी बारी सेंटर के बराबर होनी चाहिए, एवरेज एनर्जी इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक, अगर ये ऑर्बिटल ऊपर गए, उनकी एनर्जी बढ़ी है, तो बाकी तीन ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस नहीं थे, जिनको रिपल्शन कम मिली थी, ऑब्वियसली अगर हम लाइगेंड्स को अप्रोच करवा रहे हैं अलोंग द एक्सिस, तो जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस पड़े हैं उनको ज्यादा रिपल्शन मिली है, और जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनको रिपल्शन नहीं मिली है, कम मिली है, तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी कम होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दिस रूल बारी सेंटर से उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम, ताकि एवरेज एनर्जी क्या आ जाए, सेम आ जाए, ताकि एवरेज एनर्जी क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो जो तीन ऑर्बिटल हमारे पास थे, वो तीन ऑर्बिटल जिसको हमने डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड बोला था, ठीक, उन ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, ठीक, ये बन गए T2G, इसको नाम दे दिया T2G। क्या नाम दे दिया, T2G। ठीक, तो इस तरह से आप देखो डी ऑर्बिटल के 5 ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए कि नहीं हो गए। ये थे ग्राउंड स्टेट में, ये थे ग्राउंड स्टेट में, और ये था इन स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड। इन स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड नहीं है, ठीक, मोर ओवर ligand are approaching towards the central metal atom in octahedral field along the axis, तो जो ऑर्बिटल along the axis थे उनको एनर्जी ज्यादा मिल गई, उनको रिपल्शन ज्यादा मिली, एनर्जी ज्यादा हो गई, और इसकी रिपल्शन कम हो गई, तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप कर गए। समझ में आ गई बात। अब यहां इसमें और इसके बीच में बेटे जो एनर्जी का डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच में यहां से यहां तक जो एनर्जी का डिफरेंस आ गया ना बेटा, इस एनर्जी डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा ओ। डेल्टा ओ, डेल्टा ओ विल बी कॉल्ड एज CFSE, that is crystal field stabilizing energy,
CFSE का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। CFSE इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। बेटा इसको डेल्टा ओ की जगह 10 DQ, DQ इज यूनिट फॉर दिस, 10 DQ भी लिखा जा सकता है, 10 DQ भी लिखा जा सकता है। बोलो इज इट क्लियर बच्चे? yes, बात समझ में आई? तो ऐसे करके ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग हुई, लेकिन अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक, यहां से ये जो ऊपर इंक्रीज हुआ है बारी सेंटर से, इसकी जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज की अगर हम बात करें, बारी सेंटर से जो इंक्रीज ऊपर हुई है एनर्जी, यहां से यहां तक ऊपर 2 ऑर्बिटल गए हैं, तो आप करना 3/5 डेल्टा ओ, 3/5 डेल्टा ओ। यानी यहां से यहां जो एनर्जी इंक्रीज हुई है वो हुई है प्लस 0.6 डेल्टा ओ, प्लस 0.6 डेल्टा ओ, ये एनर्जी इंक्रीज हुई है। क्लियर? और नीचे 3 आए हैं तो उल्टा लिखना 2/5। ये सिंपल तरीका बता रहा हूं तुम्हें, ऊपर 2 आए ना तो 3/5, नीचे 3 आए तो 2/5, उल्टा। ठीक, ताकि एनर्जी एज द होल क्या रहनी चाहिए? न्यूट्रल, मतलब एनर्जी एज द होल बारी सेंटर के हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारे पास यहां से यहां जो डिक्रीज हुआ एनर्जी का वो -2/5 डेल्टा हो, माइनस, क्योंकि डिक्रीज हम शो कर रहे हैं, यानी जो यहां से यहां एनर्जी का डिक्रीज हुआ है -4 डेल्टा ओ हुआ है, इसलिए टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1 डेल्टा ओ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो बेसिकली ये जो 1 डेल्टा ओ है 2 पार्ट में बट गया, ऊपर जो है वो 6 डेल्टा ओ रह गया, 0.6 डेल्टा ओ, नीचे 0.4 डेल्टा ओ। माइनस प्लस तो सिर्फ एनर्जी डिक्रीज इंक्रीज को बता रहे हैं ना भाई, माइनस प्लस तो सिर्फ क्या बता रहे हैं कि एनर्जी डिक्रीज हुई या एनर्जी इंक्रीज हुई। बोलो क्लियर? इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 6 DQ है और ये 4 DQ है, फर्क सिर्फ इतना, यहां प्लस का साइन लगा देंगे, यहां माइनस का साइन लगा देंगे, जस्ट एक जगह एनर्जी बढ़ी, एक जगह एनर्जी कम हुई। पहले तो बोलो, क्या आपको ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग समझ में आई? स्प्लिटिंग क्यों होती है ये भी समझ में आ गया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी बेटा। सर अगर इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है तो ऊपर 2/5 और नीचे 3/5 होना चाहिए? नहीं बेटा नहीं, देख ये जब एनर्जी को निकालेगा ना बेटा, ये बारी सेंटर के बिल्कुल बराबर एवरेज आनी चाहिए। अभी आगे निकालेंगे ना अपन, बताएंगे आपको, ठीक, डोंट वरी। तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो सिर्फ ट्रिक बताया बेटा ऊपर मैंने, कि ऊपर 2 गए तो 3/5 लिखना, नीचे 3 गए तो 2/5 लिखना, उल्टा लिखना, ठीक, ताकि इजीली आपके दिमाग में फिट हो जाए। इट इज अ ट्रिक ओनली, ठीक, ऐसे तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होगा ना सारा कुछ। तो ये हमारे पास इस तरह से करके स्प्लिटिंग हो गई ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। अब ऑक्टाहेड्रल फील्ड में मान लो हमें CFSE निकालनी है, मान लो हमें CFSE निकालनी है, ठीक। अब पहले तो यहां पे पढ़ लेते D2D ट्रांजिशन कैसे होती थी, यहां पे पढ़ लेते भी D2D ट्रांजिशन कैसे हुआ करती थी। अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका, वो इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, और आपने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया? बाहर से लाइट दी, बाहर से एनर्जी दी। अगर आप एनर्जी देंगे, ठीक, तो ऑब्वियसली ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से आपने इसको एनर्जी दे दी, ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? जंप्स इनटू द हायर सबशेल। हो गई D2D ट्रांजिशन। अब इसमें से इसने क्या किया? व्हाइट लाइट में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, जो यूज हो गई फॉर D2D ट्रांजिशन, और बाकी क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। तो जब वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाहर की तरफ को देखते हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। जैसे डी ब्लॉक में बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिखाए थे ना भाई, कि हर चौथा कलर कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से, अगर हम इंडिगो को हटा दें, है ना भाई, इंडिगो ब्लू को एक ही लिख दें तो अपने से चौथा कलर कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो कुछ इस व्हाइट लाइट में से इसने एब्जॉर्ब किया ताकि ये D2D ट्रांजिशन कर सके, और बाकी रिफ्लेक्ट किया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ d ऑर्बिटल, यू कैन से ट्रांजिशन मेटल आयंस, एज वेल एज फॉर द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में कलर्ड होते हैं, इसी वजह से D2D ट्रांजिशन होती है, या फिर चार्ज ट्रांसफर होता है। बताया था ना आपको चार्ज ट्रांसफर,
खैर कलर पे मैं आऊंगा अभी। तो ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है, लेकिन अब हम निकालना चाह रहे हैं CFSE। क्या निकालना चाह रहे हैं? CFSE। मैं कुछ केस आपको CFSE निकालने के बताऊंगा, और आई थिंक सो उसके बाद आप अपने आप इसको आराम से निकाल सकेंगे, पर इसमें बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी आपको, ध्यान देना प्लीज। जैसे पिछला एक लेक्चर हुआ, उसमें सर ने बताया था T2G3 इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इजंट इट? T2G3 इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, डी ऑर्बिटल्स में, डी ब्लॉक में बताया था ऐसा कि नहीं? ठीक, क्यों होती है? तो चलिए आज देखते हैं कि T2G3 क्यों ज्यादा स्टेबल होती है भाई, क्या रीजन होता है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ CFSE, कैलकुलेशन ऑफ CFSE in octahedral field for different configurations। ठीक है जी। सबसे पहले मान लो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है D1, यानी D में एक ही ऑर्बिटल, एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये मान लेते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड थी, मतलब 6 लाइगेंड आ रहे थे, पर इलेक्ट्रॉन D में कितना था? एक ही था। तो वो हम स्प्लिटिंग में दिखाएंगे, ये ऊपर क्या लिखेंगे अपन लोग? Eg, और नीचे क्या लिखेंगे? T2G। ठीक है जी। अगर D1 है तो D1 में वो एक इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्या हम इसको Eg1 लिख देंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? T2G1। क्या लिखेंगे? T2G1। थोड़ा ध्यान देना इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, कहां पे आया? T2G1। अब इसकी CFSE निकालनी है। नीचे कितनी एनर्जी डिक्रीज होती है? -0.4 डेल्टा O। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन गया था ना बेटा, तो 1 into -0.4 डेल्टा O, सो दैट विल बी -0.4 डेल्टा O। ये इसकी CFSE निकल आई D1 कॉन्फ़िगरेशन की। ये D1 कॉन्फ़िगरेशन की क्या आ गई? CFSE आ गई -0.4 डेल्टा O। डेल्टा O जो है वो हर लाइगेंड के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, अलग अलग लाइगेंड के लिए अलग अलग वैल्यू होगी इसकी, और वो कांस्टेंट होगी। जैसे अमोनिया के लिए डेल्टा O की वैल्यू अलग होगी, वाटर के लिए डेल्टा O की वैल्यू अलग होगी, हमें तो सिर्फ आगे मल्टीप्लाई करना है। गॉट इट और नॉट? अब इसके आगे चलते हैं। मान लो अब कॉन्फ़िगरेशन आ गई D2। अगर D2 आ गई, अगर D2 आ गई, ये हमारे पास Eg और ये हमारे पास T2G। अब ये दो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे बेटा? दोनों के दोनों यहां जाएंगे कि नहीं? तो क्या आप इसको T2G2 ऐसे लिख सकते हैं? है ना जी, ऐसे लिख सकते हैं। इसके हिसाब से इसकी जो डेल्टा O आएगा, अब कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इंटू 0.4 डेल्टा O माइनस में आंसर क्या आ गया? -0.8 डेल्टा O। ये CFSE इसकी हो गई D2 की। बोलो क्लियर? अब चलते हैं D3। अब चलते हैं D3। अगर कॉन्फ़िगरेशन D3 है बेटे जी, D3 है, हमें ये तो पता ही है कि ऊपर ये Eg और नीचे ये T2G। अब ये 3, 1 2 3, ठीक है जी, क्लियर? अब ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां गए तो क्या बन गया? T2G3। अब T2G3 जो है, इसकी CFSE कैसे निकालोगे? 3 इंटू -0.4 डेल्टा O, वैल्यू आ गई -1.2 डेल्टा O। बोलो बेटे, निकालनी आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, डेल्टा O की स्पेसिफिक वैल्यू होती है हर लाइगेंड के लिए। अब खास बात, मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो क्या है? D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन D4 है, कॉन्फ़िगरेशन D4 है। अब D4 में दो केसेस हो सकते हैं बेटा हमारे पास। D4 में दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस जो कि सिंपल केस है, ये Eg है और ये T2G है। आफ्टर ऑल, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स देखो,
ये तो मैंने स्प्लिटिंग के बाद बताया है ना। अगर स्प्लिटिंग से पहले देखते सारे डीजेनरेट होते, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होता, तो उस हिसाब से हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ऐसे लिखते ना भाई। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती? अब कॉन्फ़िगरेशन बन जाती T2G3 EG1, T2G3 EG1, है ना जी। अब इसकी CFSE कैसे निकालेंगे बेटा? 3 इंटू 0.4 डेल्टा O प्लस, ठीक, ऊपर जाते एनर्जी बढ़ रही है, ईजी में जाते एनर्जी बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है बेटा? 0.6। कितने इलेक्ट्रॉन गए यहां पर? 1। तो हमने लिखा 1 इंटू 0.6 डेल्टा O। तो बेटा वैल्यू क्या आई बताओ? -0.6 डेल्टा O, -0.6 डेल्टा O। लेकिन D4 में ऐसा भी तो हो सकता था कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पे पेयर अप करवा देता, नीचे ले आता, बैक पेयरिंग। किस केस में होती थी? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड। तो अभी हमें पता चलेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड आया कहां से, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, क्यों होता है, ठीक समझिएगा। अगर मान लो ये यहां पे बैक पेयर कर जाता, D4 था, D4 था और मेरे पास ऐसे था, और अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला बैक पेयर कर गया, ठीक। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई T2G4, हो गई कि नहीं हो गई? कॉन्फ़िगरेशन T2G4। अब इसकी जब आप निकालने लगे CFSE, प्लीज सी हियर, आपके पास 4 इंटू -0.4 डेल्टा O तो आया ही आया, ठीक। पर एक बात बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ होगा, क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं किया होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन ने क्या इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं किया होगा? उस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए कुछ एनर्जी क्या हमारे को देनी पड़ेगी कि नहीं? यहां पे एक बिटिया बैठी, सोनी का पाल, ठीक, एक बेंच पे अकेली बैठी हुई है। मैं कह रहा हूं कीर्ति यहीं बैठेगी। अब कीर्ति को यहां मैंने लाना है, ठीक है। अब मैम बोल रही जी नहीं, मैं नहीं आने दूंगी, मैं तो तंग हो जाऊंगी, रिपल्शन है, तो मेरे को थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा ना, चल आ जाओ, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना भाई। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को काउंटर करने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। यहां पे कितने पेयर हो रहे हैं? 1। तो हम यहां लिख देंगे +1 पेयरिंग एनर्जी, +1 पेयरिंग एनर्जी। तो टोटल वैल्यू आ गई -1.6 डेल्टा O प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी। बेटा पेयरिंग एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, रिपल्शन को काउंटर करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना भाई। और इसकी वैल्यू लगभग 0.6 टू 0.7 डेल्टा O के करीब करीब होती है ना, अलग अलग हो सकती है, 0.6 0.7 टू 0.8 डेल्टा O के करीब करीब। तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सोचो कितनी आएगी? अप्रोक्सीमेटली मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.9 डेल्टा O के करीब, -0.9 डेल्टा O के करीब आएगी ना, आएगी? बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे करके हमारे पास यहां पे पेयरिंग हो सकती है। अब यहां पे ध्यान देना, देखो बेटे, अगर हमारी CFSE, अगर हमारी CFSE, ये जो CFSE है वो पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हुई, अब जो आपकी CFSE और डेल्टा O पे डिपेंड कर रही है कि नहीं? वो डेल्टा O पे डिपेंड कर रही है, पर क्या पेयरिंग एनर्जी डेल्टा O पे डिपेंड कर रही है? पेयरिंग एनर्जी किसमें है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से है ना, वो लाइगेंड पे डिपेंड तो नहीं करेगी, बट डेल्टा O किस पे डिपेंड करेगा? लाइगेंड पे। जितना ज्यादा बेसिक लाइगेंड होगा, जितना ज्यादा बेसिक लाइगेंड होगा, उस मतलब बेसिक जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना भाई, यानी उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब उसकी फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो मोर बेसिक लाइगेंड
stronger is the field or more is the repulsions, so more will be the CFSE. समझ में आई? तो मतलब क्या हो गया, मोर बेसिक लाइगेंड, जितना बेसिक लाइगेंड होगा, मोर बेसिक लाइगेंड, मोर इज CFSE, मोर इज CFSE, उतनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा। ठीक, हमने जो भी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड पढ़े थे बेटा, वो कौन से पढ़े थे? आपको बहुत सिंपल तरीका बताया था, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग, देन फॉस्फोरस डोनर्स, देन नाइट्रोजन डोनर। बोलो ऐसा बताया था कि नहीं बताया था? है ना? यू हैव बीन टोल्ड दैट ना। तो बेटा इसमें मैंने क्या बोला था, जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सके, यानी ज्यादा बेसिक उतना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग, और जितनी ज्यादा स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा CFSE। यानी हम ये बोल सकते हैं मोर बेसिक लाइगेंड मोर CFSE, यानी कि स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड, स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड, जितनी CFSE ज्यादा उतनी स्ट्रॉन्गर लाइगेंड वो होता है। लेकिन जो हम क्वालिफाई करते ना भी, ये बैक पेयरिंग करवाएगा ये नहीं करवाएगा, यानी वीक फील्ड लाइगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, वो कौन होता है? देखो बेटे, अगर मान लो इफ हमारे पास डेल्टा O इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, यानी CFSE, डेल्टा O क्या है? डेल्टा O क्या है भाई? CFSE बेसिकली। अगर डेल्टा O पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा हुआ, यानी एनर्जी रिलीज्ड इज मोर देन पेयरिंग एनर्जी, ठीक, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होगी ना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो पेयरिंग आसान से होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे केस में बैक पेयरिंग टेक्स प्लेस, बैक पेयरिंग टेक प्लेस, बैक पेयरिंग टेक्स प्लेस, and ligand is a strong field ligand, ligand is a strong field ligand। ठीक, समझ में आई बेटा बात? इस केस में जब T2G4 होगा तो उसने पेयरिंग करवा दी है। क्या किया है? पेयरिंग करवा दी है। क्यों? इसकी CFSE की वैल्यू इसकी पेयरिंग एनर्जी से क्या होगी? ज्यादा होगी, तभी ये बैक पेयरिंग हुई है। इसका मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में आती होगी, ये कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में आती होगी। और मान लो इफ डेल्टा O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, पेयर करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है, जबकि लाइगेंड इतना वीक है कि उसकी CFSE ज्यादा नहीं है, तो पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाया। पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाया, यानी कि रिपल्शन को ओवरकम नहीं कर पाया, तो बैक पेयरिंग करवाएगा क्या? देन देयर इज नो बैक पेयरिंग, सो देन देयर इज नो बैक पेयरिंग, तो बैक पेयरिंग नहीं होगी। और ऐसे केस में हम उसको वीक फील्ड लाइगेंड कहते हैं। बेटे इस थ्योरी से हमें समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन और वीक फील्ड लाइगेंड कौन। जिसकी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, वो बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड होता है, वो ज्यादा बेसिक होना चाहिए। और जिसकी CFSE कम है पेयरिंग एनर्जी से, वो वीक फील्ड है, वो पेयर नहीं करवाएगा। जैसे इस केस में पेयर नहीं हुआ भाई, है ना, तो इसका मतलब यहां पे जो लाइगेंड होंगे ये वीक फील्ड में होंगे, तो ये वीक फील्ड में होंगे। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इन वीक फील्ड एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन इज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? yes, sir. चलो इसी बात पे एक और आगे करते हैं, समझ आनी ज्यादा जरूरी है। मान लो मेरे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और मैंने बोल दिया D5 वीक फील्ड लाइगेंड के साथ है, वीक फील्ड लाइगेंड के साथ है। तो अब बोलो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूं भाई? अगर वीक फील्ड लाइगेंड के साथ है तो उसका मतलब क्या हुआ? वीक फील्ड लाइगेंड का मतलब क्या हुआ? नो बैक पेयरिंग। तो एक यहां इलेक्ट्रॉन, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? T2G3 EG
2 T2G3 Eg2। अब इसकी CFSE कैसे निकालोगे? 3 इंटू -0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O। क्यों जी? है ना जी? वैल्यू कितनी आई? क्या वैल्यू 0 आई कि नहीं आई? वैल्यू 0 आ गई, इसलिए D5 स्टेबल होता है ना। एनर्जी बढ़ी ना कम हुई, है ना जी? समझ में आ गई? अब वहीं पर अगर मान लो अपने पास D5 लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लाइगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ठीक। तो अब हमारे पास बैक पेयरिंग हो जाएगी, Eg ऊपर और T2G नीचे। तो अब 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। नाउ टेल मी द कॉन्फ़िगरेशन प्लीज। T2G5 कॉन्फ़िगरेशन हुई कि नहीं हुई? और इसकी CFSE निकालो। कैसे निकालोगे भाई? 5 इंटू -0.4 डेल्टा O, ठीक, प्लस, अब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो रहे हैं? 2। तो प्लस 2 पेयरिंग एनर्जीज। बोलो क्लियर? यानी क्या हम ऐसे लिखते हैं -2 डेल्टा O, 0.4 इंटू 5 इज 2 ना, 2 डेल्टा O प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। बेटा एक पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू लगभग सर ने कितनी बताई थी? 0.7 डेल्टा O के करीब करीब, है ना। तो क्या ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करें माइंड पे, -0.6 डेल्टा O के करीब करीब होगी कि नहीं? ऐसे आगे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड चलते चले जाओगे, कर लोगे भाई? अब CFSE निकाल सकते हो? बोलो। लेकिन अब एक बात बताओ, इन सारी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ज्यादा CFSE कहां आई थी? मैं आपको दोबारा से सारे दिखा रहा हूं, सबसे ज्यादा CFSE कहां आई थी ये आपने बतानी है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसमें थी? T2G3, नॉट D3, T2G3। क्लियर? और उसकी वैल्यू कितनी थी? -1.2 डेल्टा O। और अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें तो -0.6 और इसमें वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी बताई? 0.9 डेल्टा O, 0.9 डेल्टा O। इसमें चले गए, इसमें 0, इसमें अगेन 1 से नीचे। तो सबसे कम एनर्जी कहां पाई गई? T2G3 में पाई गई, -1.2 डेल्टा O। इसीलिए सबसे स्टेबल कौन सी होती होगी? अभी समझ में आया? Why T2G3 is most stable configuration? क्यों क्रोमियम +3 में इतना स्टेबल है? Because it requires T2G3 configuration, which is very very much stable because of high CFSE, because of high CFSE। इसीलिए T2G3 सबसे ज्यादा। और D5 उसके हमने ऐसे पढ़ा था बेटा, उस दिन आपको पढ़ाते हुए मैंने ये समझाने की कोशिश की थी। जब मैंने आपको D ब्लॉक के बारे में पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था, अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लेते हैं, हम बोलते हैं T2G3 सबसे स्टेबल, देन D10 और देन D5। इनकी स्टेबिलिटी हम CFSE पे एक्सप्लेन ना करके एक्सचेंज एनर्जी पे एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पे फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड है, दे हैव मोर एक्सचेंज एनर्जीज, दे हैव more exchange energies and symmetrical configurations, more exchange energy and symmetrical configuration। और T2G3 की जो हमारे पास what you can say stability है, that is due to higher CFSE, higher CFSE। अब मुझे फटाफट बताओ, क्या ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग कैसे होती है? CFSE कैसे निकलती है? वीक फील्ड लाइगेंड किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड किसको बोलते हैं? ठीक, कैसे पेयरिंग होती है?
कैसे नहीं होती है, ये सारी बातें क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। जी बेटा। तो सर जब स्प्लिटिंग होगी तो एनर्जी तो चेंज होगी या इसकी P2G की और EG की? नहीं बेटा, एनर्जी तो ओवरऑल एवरेज तो उतनी बन रही है, बाई सेंटर रूल लग रहा है ना इसमें। ओवरऑल बन रही है, लेकिन ये ऑर्बिटल्स की चेंज होगी ना? वो तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे तो वो तो चेंज हो गए होंगे। तो फिर हमने जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं कि लोअर एनर्जी स्टेट में पहले भरेंगे फिर हाँ, हायर करेंगे, तो हाँ। जो बैक पेरियम कह रहे हैं वो बैक पेरियम की वजह से उसके बिना खुद नहीं हो सकती? बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आशीष। आशीष जी ये पूछ रहे हैं कि सर, मतलब जो आपका क्वेश्चन है मैं बच्चों को पूरी तरह क्लियर कर देता हूं। ये कहना चाह रहे हैं, मान लो सर ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है डी की, D4, ठीक है। ये कैसी थी? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट से अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में आते तो हमारे पास यही कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे लिखते ना बेटा, ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड, लेकिन स्फेरिकल सिमेट्रिकल नहीं है। तो इनका कहना यह है कि सर जब आपने इसको स्प्लिट कर ही दिया है, आपने इसको स्प्लिट कर ही दिया है, तो ये चारों के चारों नीचे क्यों नहीं आ गए? आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ये यहां आएगा, फिर यहां आएगा और फिर बैक पेयरिंग करेगा? इसका क्वेश्चन यही है कि इसको सीधे नीचे क्यों ना लिख दें, क्योंकि इसकी एनर्जी नीचे है। कम एनर्जी वाले को पहले भरना चाहिए ना भाई। सो अकॉर्डिंगली ये इलेक्ट्रॉन भरना ही यहां चाहिए था। ही इज वेरी राइट, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि अभी इसको कंसेप्ट में थोड़ा सा कमजोरी रह गई। क्या कमजोरी रह गई? कि बेटा ये स्प्लिटिंग आफ्टर द अप्रोचिंग ऑफ लाइगेंड है। आफ्टर द अप्रोचिंग ऑफ लाइगेंड, ये स्प्लिटिंग लाइगेंड के पास आने के बाद है। पहले तो इसमें यही है, कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है। अब जब स्प्लिटिंग हो गई, ये तब हुई जब लाइगेंड आया। अब इलेक्ट्रॉन तो वही थे, अब इसको बैक पेयर होना है, इसको वहां यहां आना है, डेफिनेटली आना है क्योंकि लोअर एनर्जी में, पर उसके लिए पेयरिंग एनर्जी चाहिए, उसके लिए रिपल्शन होगी। उस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए हमें पेयरिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें यह देखना होगा कि फील्ड स्प्लिटअप कितनी हुई, उतनी एनर्जी क्या अवेलेबल है। समझ में आई? और कंसीडरिंग दैट कि इसकी एवरेज एनर्जी तो वही रहनी है, बारी सेंटर रूल में जितनी ऊपर उतनी नीचे है ना, तो एवरेज एनर्जी उतनी रहनी है। तो जो पेयरिंग के लिए एनर्जी चाहिए वो कहां से आएगी यार? वो आएगी फ्रॉम CFSE। समझ में आ गई बेटी बात? तो वो बिल्कुल सही है कि ये यहां इसलिए नहीं आया क्योंकि बेटा कॉन्फ़िगरेशन ये थी ना कि ये तो जब लाइगेंड अप्रोच हुए तो उसने फील्ड को तोड़ दिया और डी ऑर्बिटल अलग अलग हो गए। इलेक्ट्रॉन तो वही थे पर डी ऑर्बिटल की एनर्जी चेंज हुई। जब एनर्जी चेंज हुई तो इलेक्ट्रॉन वापस आने की कोशिश करेगा, लोअर एनर्जी में आने की कोशिश करेगा, बट उसको रिपल्शन मिलेगी। उस रिपल्शन को काउंटर करने के लिए आपको पेयरिंग एनर्जी देनी पड़ेगी। और पेयरिंग एनर्जी अगर हमारे को CFSE से मिल गई तब तो पेयर हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो नहीं पेयर होगा। क्लियर योर डाउट? एनी डाउट्स? तो ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग। एक बार थोड़ी नजरें नायत कर दो, यहां पर सारी चीजें आपको दोबारा से एक बार देखने को मिल जाएं ताकि आप इसको आपस में कंपेयर कर सके आगे। सर ने ऐसा बताया आपको कि डी ऑर्बिटल का ये ग्राउंड स्टेट है। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड होती, सभी को बराबर रिपल्शन मिलती तो बराबर ऊपर जाते भाई, है ना भाई? तो उससे क्या होता, ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में होता है, लेकिन जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती लाइगेंड कम अलोंग द एक्सिस, और जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल पड़े थे दैट इज dz2 dx2 to y2, उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगी और दूसरों को रिपल्शन कम मिलेगी, उनकी एनर्जी कम और इसकी एनर्जी ज्यादा होने से डी ऑर्बिटल स्प्लिट अप हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग है। गॉट इट और नॉट? कोई डाउट और किसी का? फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा ये स्प्लिटिंग कैसे हुई, समझ में आ गया। हमने यहां पे एक बात आगे क्लियर की है लेकिन अभी समझ लेनी चाहिए कि जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा, जितना बेसिक लाइगेंड होगा, वो इसकी स्प्लिटिंग उतनी ज्यादा करेगा, डेल्टा ओ की वैल्यू उतनी ज्यादा हो जाएगी। डेल्टा ओ हर लाइगेंड के लिए क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई, ठीक? वो अमोनिया के लिए अलग है, वाटर के लिए अलग है, पायरिडीन के लिए अलग है, कार्बोनाइल के लिए अलग है। डेल्टा ओ एक अलग वैल्यू है। उसके आगे का -0.4 या 0.6 वो तो बता सकते, पर डेल्टा ओ अलग अलग लाइगेंड का है। तो बेटे जितना स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होगा उतनी ज्यादा इसकी क्या करवाएगा? स्प्लिटिंग करवाएगा। स्ट्रॉन्गर इज द लाइगेंड, मोर इज द स्प्लिटिंग, ठीक? और उस स्प्लिटिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? CFSE। क्या बोलते हैं? CFSE, जो इसमें एनर्जी होती है इन्वॉल्व, और उसको निकालने का तरीका आपको समझा दिया, वीक फील्ड में कैसे, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे। क्लियर हो गया?
और उसमें बता दिया कहां पेयरिंग होगी, कहां पेयरिंग नहीं होगी। और पता कैसे चला कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड कौन, वीक फील्ड लाइगेंड कौन? बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहीं नहीं बताया था स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड। सर आपने तो बताया था, वो तो अश्विनी सर वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी ना, है ना? वो पुरानी वाली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर एंड लंदन वाली नहीं थी। ठीक, उन्होंने तो बताया नहीं था स्ट्रॉन्ग फील्ड, उन्होंने तो बोला दो पॉसिबिलिटी है, मैग्नेटिक मूवमेंट देखो और उसमें से जो टिक होती कर दो, दूसरे को बोल दो ऐसा नहीं होगा। तो एक्सपेरिमेंटल चलते हैं सब कुछ। ठीक, और मोर ओवर उसमें हमारे को पहले मैग्नेटिक मूवमेंट देखनी पड़ती थी, और हमने जो थ्योरी पढ़ी, हमने खुद पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मैग्नेटिक मूवमेंट प्रिडिक्ट कर दी। पर उसके लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड वीक फील्ड लाइगेंड अश्विनी सर लाए कहां से? इस पर्टिकुलर थ्योरी से लेके आए बेटा। बात समझ में आई? लेकिन बेटा इसी के साथ एक और स्प्लिटिंग को हम पढ़ते हैं। अब आएगी स्प्लिटिंग इन टेट्राइडल फील्ड। अभी हमने पढ़ी ऑक्टाइडल फील्ड। गारंटी से बोलता हूं जो आगे पढ़ा रहा हूं ना बेटा, 102% आप अपने दोस्तों की कॉपी पर देख लेना, गलत लिखा होगा, नहीं लिखा होगा जो बोलोगे करूंगा मैं। सही बोल रहा हूं, किताबों में गलत है तो कॉपी में सही कैसे हो सकता है? यहां किताबी टीचर है, नॉलेज वाले टीचर नहीं है भाई, वेरी लेस। ठीक, ऐसा भी नहीं कि सबकी कॉपी में नहीं होगा, कोई तो ऐसा भी होगा जो ऐसा पढ़ाता हो, है ना? कोई तो ऐसा भी होगा ना जिसने पढ़ा होगा। किसने तो रट्टे मारे, उसने प्रदीप दिनेश पढ़ी, रट्टे मारे, ऐसे ही पढ़ा दिया। उसको ये नहीं पता ये जी का मतलब क्या है। जैसे T2G और EG लिखा, ये जी का मतलब क्या है उसको नहीं मालूम, तो वो सभी को T2G और EG ही लिखवाएगा। ठीक, तो अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहीड्रल फील्ड। अगर टेट्राहेड्रल फील्ड हो, अगर टेट्राहेड्रल फील्ड हो तब कैसे स्प्लिटिंग होती है? सी, हमें ये तो पता था कि ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी रहती है, सेम होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब बेटे लाइगेंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड में होते तो हमारे पास इस तरह से एनर्जी होनी चाहिए थी। सर ये क्यों बनाते हो यार आप? बेटे ये बारी सेंटर रूल के लिए बनाया जाता है कि एवरेज एनर्जी होनी कितनी चाहिए थी। स्फेरिकली सिमेट्रिकल तो नहीं आए ना लाइगेंड, वो हमारी थॉट है कि अगर स्फेरिकली सिमेट्रिकल आते तो एनर्जी कितनी बढ़ती, उसी के एवरेज को लेके चलना है, उसी को बारी सेंटर लेके चलना है। समझ में आई बात? ठीक, अब बेटा टेट्राहेड्रल फील्ड को देखो, कहां गए मेरे पेन? बेटा टेट्राहेड्रल अगर बनाना हो तो क्या टेट्राहेड्रल कुछ इस तरह का होता है? अब निकालना मुश्किल मेरे लिए। बूढ़ा होना बड़ा खतरनाक है। इज दिस टेट्राहेड्रल फील्ड? दो तुम्हारी तरफ, दो मेरी तरफ? नहीं सर ऐसे कर दो, अरे एक ही बात है, दिस इज लाइक दिस, है ना? टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, दो तुम्हारी तरफ, दो मेरी तरफ। अब बेटा एक मिनट इमेजिन करो, जो एक्सिस है वो यहां से पास ऑन हो रही है कि नहीं? यहां से पास ऑन हो रही है कि नहीं? यहां से पास ऑन हो रही है कि नहीं? सो लाइगेंड्स कहां आ रहे हैं बेटा? अलोंग द एक्सिस की इन बिटवीन द एक्सिस? क्लियर ना? ये हमारे पास एक्सिस है और एक एक्सिस ये है, लाइगेंड इज कमिंग इन द प्लेन, इन द प्लेन। तो इन टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या होता है, लाइगेंड कम प्लेन। अभी तक क्या हो नहीं रही थी? सर एक्चुअली अभी अचानक से वीडियो स्टॉप हो गया था। ये क्या हो गया भाई? Is it clear now? Yes, sir. So, ligands come in between the axis, that is in planes.
तो बेटे अब मेरे को बताओ रिपल्शन किसको मिली, प्लेन वाले ऑर्बिटल्स को या एक्सिस के लॉन्ग वाले को? प्लेन वाले को। प्लेन में कितने ऑर्बिटल थे? 3, वो 3 चले गए ऊपर, ठीक है, और जो 2 बचे थे अलोंग द एक्सिस वो आ गए नीचे। द टेबल्स आर टर्न्ड, इजंट इट? उल्टा हो गया। ये जो ऊपर वाले हैं दे विल बी कॉल्ड एज T2, नॉट G हियर। मैं यही बात कर रहा था, आप बाकियों की कॉपियां देखिएगा, बुक्स देखिएगा, 90% ऑथर ये लिखवा देते हैं कि T2G 3 है या T2G है। दिस इज नॉट G नाउ, दिस इज E। अब ये EG नहीं है, E है। बेटा G का मतलब होता है गिराड। क्या मतलब होता है? गिराड, GERADE। ठीक, ये वहां पे टर्म लगती है जहां पे कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो, जहां पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन? बेटा जिसके अलोंग हमने पढ़ा था कि सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन की अगर हम सेम चीजों को मिलाएं तो सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। याद करो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। नहीं याद आया? देखो ध्यान से, एक एग्जाम्पल लेता हूं। हमारे पास एक 100 हॉर्स कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, 100 हॉर्स। यहां CH3 है, यहां CH3 है, यहां H है, यहां Br है, यहां Br है और यहां H है। गॉट इट? अब बेटे जी अगर मैं CH3 को CH3 से मिलाऊं, सेम चीजों को सेम चीज से मिलाना है, Br को Br से मिलाऊं और H को H से मिलाऊं, तो सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं। होती है कि नहीं? इस कॉमन पॉइंट को हम नाम देते थे सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ठीक बेटा, गिराड टर्म उन जगह पे यूज होती, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, उस जगह पे यूज होती जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो। अगर मेरे पास एक ऑक्टाइडल फील्ड है, अगर मेरे पास एक ऑक्टाइडल फील्ड है, ठीक, आप देखो अगर इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे 6 लाइगेंड्स को, तो क्या ये बीच में कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? सो दिस विल बी हैविंग अ सेंटर ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ इन्वर्जन, है ना? पर बेटे अगर ये टेट्राहेड्रल फील्ड होती, ये एक टेट्राहेड्रल फील्ड है ना, अब इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, क्या कॉमन एक्सिस पे काटेगी? क्या कहीं ऐसा बीच में आएगा सारी एक्सिस मिल जाए आपस में? इसको किसी मर्जी से जोड़ दो, मान लो इसको इसके साथ जोड़ रहे, इसको यहां से यहां जोड़ो, इसको यहां से यहां जोड़ो, क्या ये इंटरसेक्ट होंगी लाइंस? तो क्या टेट्राहेड्रल फील्ड में कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है? टेट्राहेड्रल में कोई सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता पुत्र। समझ में आई? और इसलिए जी शब्द यहां इस्तेमाल नहीं होता, जबकि जज्बात में बह करके लोग यहां पे जी लिखते हैं। अब बुक्स में पढ़ोगे तो जी दिखेगा, यहां जी नहीं लिखने का। यहां हमें क्या लिखना है? जो 3 ऑर्बिटल थे उसको T2 और जो 2 ऑर्बिटल थे उसको E। ठीक, और इनके बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस था, जैसे वहां उसको क्या बोलते थे? डेल्टा O ना, CFSE इन ऑक्टाइडल फील्ड, यहां लिख दोगे डेल्टा T। CFSE इन टेट्राहेड्रल फील्ड, CFSE इन टेट्राहेड्रल फील्ड। Obviously this will be our बारी सेंटर, बारी सेंटर। अब तुम मेरे को बताओगे कि अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? यस, 2/5 डेल्टा T, 2/5 डेल्टा T, यानी यहां पे आ जाएगा प्लस 2/5 डेल्टा T। कहने का मतलब 0.4 डेल्टा T ऊपर, उल्टा हो गया ना मेरे दोस्तों। और यहां से यहां कितना होगा भाई? 3/5
डेल्टा टी, यानी हम बोल सकते हैं -0.6 डेल्टा टी। क्लियर? अब यहां से एक बात मेरे को समझाओ यार, मेरे को समझ नहीं आती बड़ी बात यार, डेल्टा ओ ज्यादा होना चाहिए कि डेल्टा टी ज्यादा होना चाहिए अगर लाइगेंड सेम हो? ऑब्वियसली डेल्टा ओ 6 लाइगेंड की रिपल्शन की वजह से है और डेल्टा टी 4 लाइगेंड के रिपल्शन की वजह से है। अगर लाइगेंड सेम होगा तो बेटा 6 ज्यादा रिपल्शन देंगे कि 4? तो बटेगा ज्यादा किसमें, ऑक्टाइडल फील्ड में या टेट्राइडल में? ऑक्टाइडल फील्ड में। तो ऑटोमेटिकली डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन डेल्टा टी फॉर द सेम लाइगेंड, और वैल्यू ऑफ डेल्टा टी जो होती है ये 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओ होती है फॉर द सेम लाइगेंड। अगर लाइगेंड सेम होगा, ठीक, तो हमारे पास क्या होगा कि ये डेल्टा टी की वैल्यू होगी डेल्टा ओ के मुकाबले। बोलो क्लियर? क्या इसकी सीएफएससी निकाल सकते हो? अरे सेम ही तो है, सिर्फ डेल्टा टी की जगह क्या, डेल्टा ओ की जगह क्या लगाओगे? डेल्टा टी। जहां पेयरिंग एनर्जी आएगी वहां पेयरिंग एनर्जी जहां नहीं आएगी। यहां बेटा टेट्राइडल फील्ड में पेयरिंग एनर्जी आनी नहीं है। समझ में आई? टेट्राइडल कब बनती है हमारे पास जनरली? जब वीक फील्ड किसी किसी में होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में किसी किसी जगह पे होती है, जैसे निकल कार्बोनाइल में पेयरिंग एनर्जी हो जाती है, ठीक, क्यों कार्बोनाइल का सीएफएससी बहुत ज्यादा होगा, है ना? कार्बोनाइल स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड है कि नहीं? तो उसका सीएफएससी सबसे ज्यादा होगा कि नहीं? तो किसी भी तरह की पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम कर सकेगा। जबकि हमें पता डेल्टा टी छोटा होता है ना यार, तो डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी तो वैसे ही पेयरिंग एनर्जी को ओवरकम जनरली नहीं कर पाएगा ना यार, है ना जी? इसीलिए तो टेट्राइडल कॉम्प्लेक्सेस जनरली वीक फील्ड लाइगेंड देते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं देते हैं, क्योंकि डेल्टा टी इज स्मॉल, इट कैन नॉट, यू कैन से क्रॉस द बार ऑफ पेयरिंग एनर्जी। हाँ, वहीं पर जैसे निकल कार्बोनाइल जैसा था, तो उसमें क्या हो गया था कि कार्बोनाइल इज वेरी स्ट्रॉन्ग लाइगेंड, ठीक, तो उसने फील्ड की स्प्लिटिंग ज्यादा की, टेट्राइडल फील्ड में भी स्प्लिटिंग ज्यादा की, तो उसमें सीएफएससी थोड़ी ज्यादा हो गई, उसमें फिर भी बैक पेयरिंग हो गई, और आपने हाइब्रिडाइजेशन फिर भी क्या निकाली थी? sp3। याद करो, निकल कार्बोनाइल तीसरा एग्जांपल दिया था मैंने, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बोला लोगों के मुंह पे थप्पड़ है ये, है ना, कि ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है लेकिन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना बच्चे? याद आया? तो ये आपका स्प्लिटिंग हुई टेट्राइडल फील्ड और ऑक्टाइडल फील्ड में, लेकिन आई एम नॉट फिनिश्ड येट, ठीक, अभी ये खत्म नहीं हुआ, थोड़ा समय का अभाव है। तो अभी स्क्वायर प्लेनर फील्ड की स्प्लिटिंग स्टिल इज देयर, स्क्वायर प्लेनर फील्ड की स्प्लिटिंग इज स्टिल देयर, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन करवाना मुझे जरूरी है। क्यों करवाना जरूरी है? बेटा देखो, बहुत सारी चीजें हम उससे समझेंगे, पर फिलहाल अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, अभी समझो जरा। अब हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की जरूरत क्यों थी। थ्योरी तो पढ़ ली, अब थ्योरी से पहले बताता तो शायद समझ नहीं आता भी इसकी यूज कहां पे हुआ, लेकिन अब बहुत इजीली। सबसे पहली बात हमारे पास ये थी कि हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो हमें वीक फील्ड लाइगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड के बारे में कुछ नहीं बताती थी, ठीक है जी? इसने बताया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड और वीक फील्ड लाइगेंड कैसे होता है ना भाई? इसने बताया सीएफएससी ज्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी तो वीक फील्ड, है ना भाई? तो कहने का मतलब यहां से स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लाइगेंड का पता चला, ये पहली बात थी। दूसरी बात, बेटा डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से कलर होता है कॉम्प्लेक्सेस का, क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बता सकती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बता सकती, क्यों? वो डी टू डी ट्रांजिशन ही नहीं बता सकती है, उसमें तो ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं। बट अब हमें समझ में आया कि डी टू डी ट्रांजिशन कैसे हो सकती है, क्यों होती है, और जिसकी वजह से कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाते हैं। तो इट एक्सप्लेन्ड कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज ट्रांजिशन मेटल आयंस। ट्रांजिशन मेटल आयंस कलर्ड क्यों होते हैं,
कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों होता है, डी टू डी ट्रांजिशन कैसे हो सकती है, ये इसने एक्सप्लेन किया। ठीक, फिर बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो थी, क्या वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ भी बता सकती है? अरे जो बंदा बोल रहा है इन दो में से एक उंगलियां पकड़ लो, है ना वही वाली बात है ना, दो चीजें बताई उसने कि ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी। अब देख लो भाई मैग्नेटिक क्राइटेरिया कौन सा बता रहा है, उसको टिक कर दो। तो क्या वो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बता सकता है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बताती थी, लेकिन यहां हम सीएफएससी निकाल करके बड़ी आराम से स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोलो कि नहीं? हम यहां पे बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्लियर? जिसकी सीएफएससी ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, है ना जी? सीएफएससी ज्यादा तो ज्यादा स्टेबिलिटी। अगली बात, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताती थोड़ी थी, वो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देख करके हाइब्रिडाइजेशन बताती थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देख करके हाइब्रिडाइजेशन बताती थी। ठीक, लेकिन बेटे ये थ्योरी हम पहले देख लेते भी हमारे पास क्या कहां इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैग्नेटिक करैक्टर प्रिडिक्ट कर सकती है, ये बता सकती है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा कि डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, हमें पता चल जाएगा पेड है कि अनपेड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे हो गया, वीक फील्ड में कैसे हो गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक भी इस थ्योरी के बाद बता सके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज आल्सो टोल्ड बाय, आल्सो यू कैन से डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर थ्योरी। बोलो क्लियर? अभी इसकी एक स्क्वायर प्लेनर फील्ड की स्प्लिटिंग बची है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि सीएफएससी कैसे देखी जाती है और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसे देखी जाती है। ठीक, पहले आपको स्क्वायर प्लेनर फील्ड की स्प्लिटिंग में अगली बार करवाऊंगा, बट एनी हाउ बेटा ये थ्योरी जो है इसकी भी एक लिमिटेशन है, वो अभी क्लियर कर देते हैं। लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की? बेटा इसका पहला पॉइंट ही लिमिटेशन है, ये कहता है कि मेटल और लाइगेंड में जो फोर्सेस आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी आयनिक बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब आयनिक बॉन्ड्स है एक तरह से बोले तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बता सकती ना भाई, है ना? पर ये कि चलो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग बताती है, तो उस हिसाब से समझो ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर दी इसने, मान लो। बट सबसे बड़ी बात है वो तो कोऑर्डिनेट, बॉन्ड कोऑर्डिनेट बन रहे हैं, और हमारे पास इंटरेक्शन कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। यार बॉन्ड कोवलेंट बन रहे हैं, इंटरेक्शन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। थोड़ा सा पचना मुश्किल होता है ना ये बात। तो इसकी एक बढ़िया थ्योरी होती है लाइगेंड फील्ड थ्योरी, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर भेजास राइट नाउ, और यू कैन से बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। तो लाइगेंड फील्ड थ्योरी इज द अल्टीमेट थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस के लाइगेंड फील्ड थ्योरी होती है। ठीक, होती है, ये इसकी एक्सटेंशन है। सिर्फ फर्क क्या करना है, उसने कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के कोऑर्डिनेट बॉन्ड नेचर यानी कोवलेंट नेचर को एक्सप्लेन करना है। अभी तक इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर को एक्सप्लेन किया ना, उसने सिर्फ कोवलेंट नेचर को एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया? ठीक, सो नेक्स्ट टाइम we'll be doing square planar splitting, and believe me, again you will get lot and lot which will not be present in any book, जो किसी किताब में मिलेगा नहीं। लेकिन बेटा पढ़ाएंगे सर वही जो कभी कहीं पूछा होगा, बेफजूल की चीजें नहीं पढ़ाते सर। ठीक, सो उम्मीद करता हूं आज का पढ़ाया बच्चों को समझ में आ गया होगा, है भाई? स्प्लिटिंग कैसे होती है समझ में आया? ठीक, एंड प्लीज कहां जी लगना है कहां जी नहीं लगना है समझ में आया? तो टेट्राहेड्रल फील्ड में क्या T2G3 लिखोगे, EG लिखोगे, और दूसरों की कॉपी में देखिएगा प्लीज, बाकी जो बुक्स यूज होती हैं उसमें देखिएगा प्लीज, जो नॉर्मल बुक्स यूज होती हैं बेटा। तभी मैं कहता हूं हिंदुस्तान में रिसर्च कम है, क्योंकि लोग फॉलोअर्स हैं, लोग फॉलोअर्स हैं। ठीक है ना? चलो।